देखो 10 क्लास में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें ये पढ़ लिया है कि प्रिज्म जो होते हैं, देखिए हमारे पास प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। तो इस प्रिज्म में आप बता सकते हैं कितने सतह आपको दिखाई दे रहे हैं। एक सामने आपको दिखाई दे रहा है, एक ये वाला है और एक नीचे है ना। और ये देखिए सब ठीक है, चतुर्भुजाकार है, या आप आयत बोल सकते हैं। सामने वाला त्रिभुजाकार है, ये भी त्रिभुजाकार। कितने सतह हो गए? 5 सतह, 3 चतुर्भुजाकार और 2 त्रिभुजाकार। तो अब आपको 5 सतह से प्रिज्म बनता है, लेकिन आपको याद रखना है कि प्रिज्म जरूरी नहीं है कि ऐसा ही रहेगा। प्रिज्म में कभी भी कैसनो डिजाइन हो, किसी भी तरह का डिजाइन हो, डिजाइन का मतलब देखो, मैं अगर तुमसे ये कहूँ कि मैंने एक कांच लिया, कांच का स्लैब, जैसे कि ये देखो ये कांच का स्लैब है। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि यार ये तो प्रिज्म नहीं है, लेकिन आपको खाली ध्यान देना है कि इस टाइप का कोई भी चीज का टुकड़ा किसी जगह पर इसमें हो, कोई भी हिस्सा, तो वो उतना दूर का हिस्सा प्रिज्म बन जाएगा। जैसे ये आप कोर देख रहे हैं, अच्छा इसके बाद ये कोर और फिर ये एक अपवर्तक पृष्ठ हो गया, जहाँ से प्रकाश जो है यहाँ से इन करेगा, है ना, और यहाँ से क्या होगा? आउट होगा। तो अपवर्तक पृष्ठ कितने होने चाहिए? 2। और उसके दोनों पृष्ठों के बीच में एक ठो कोण बनना चाहिए, बस। अगर तुम्हें ऐसा चीज मिल गया तो समझ लेना वो क्या है? प्रिज्म। तो देखा जाए तो लाइट अगर यहाँ से इन करे और यहाँ से आउट हो तो ये प्रिज्म का काम नहीं करेगा। लेकिन तुम गौर से देखो, ये वाला कोना देख रहे हो, ये वाला कोना जो है हमारा प्रिज्म का काम, ये वाला कोना ना बल्कि ये वाला जगह, ये देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, यहाँ से लाइट अगर तिरछा भेजोगे तो ऐसे निकलेगा। तो देखो ये कोर से मैचिंग कर रहा है, लाइट ऐसे जाएगा ऐसे निकलेगा। तो ये वाला हिस्सा किसका काम किया? प्रिज्म का काम किया। तो प्रिज्म जो है वो कहीं पर भी किसी भी हिस्से में छिपा हुआ हो सकता है। और प्रिज्म का काम होता है कि सफेद जो प्रकाश, श्वेत प्रकाश जो होता है, उसको कितने भागों में बांट देना? 7। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। और ये 7 भागों में बांटने, यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब सभी बच्चे ध्यान दें, आप लोग ये जान चुके हैं कि ये वाला जो होता है उसको प्रिज्म कोण कहते हैं, और सूचित किस चीज से करते हैं? ए से करते हैं, ए से सूचित करते हैं। इसमें जहां से प्रकाश इन करेगा यानी कि पड़ेगा जिस पर, वो अपवर्तक सतह हो गया। अपवर्तक सतह इसमें कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक अपवर्तक सतह ये हो गया, एक अपवर्तक सतह ये। अच्छा, ये जिस कांच का बना होगा उसका कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा, तो उसको म्यू से दिखाएंगे, प्रिज्म का अपवर्तनांक होगा वो। नीचे वाला कभी भी सतह, 2 गो अपवर्तक सतह छोड़ के जो आपका बच गया वो आधार होगा, ठीक है। आप ये भी सीखे होंगे कि जब भी हम प्रकाश को गुजारते हैं अपवर्तक पृष्ठ से, तो वो किरण जब बाहर निकलता है ना, तो वो आधार की ओर जाता है। जैसे आपको हम दिखा रहे हैं, ये आपके सामने ये देखिए प्रिज्म है, तो मैं इस पे कोई एक वर्णी प्रकाश, अब एक वर्णी प्रकाश किसको कहेंगे हम लोग? एक कलर का। जैसे ये एक कलर का लाइट है ना, अब ये एक कलर का जो लाइट आप देख पा रहे हैं, ये प्रिज्म पे पड़ेगा तो देखिए क्या होगा। आपको दिखाई दे रहा है इधर वाला जो निकल रहा है वो किधर निकल रहा है? नीचे के ऊपर, नीचे की ओर। तो यानी कि एक वर्णी प्रकाश या कोई भी प्रकाश अगर प्रिज्म को पार करता है तो वो दूसरे तरफ चला जाता है। बात समझ में आया? अब हम लोग थोड़ा सा विचलन कोण को समझेंगे। विचलन कोण, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, विचलन कोण को लिख लीजिए। विचलन कोण लिख करके डैश दीजिए और लिखिए। लिखिए प्रिज्म में, प्रिज्म में, प्रिज्म में पहले पृष्ठ से अपवर्तन के बाद, प्रिज्म में पहले पृष्ठ से अपवर्तन के बाद, पहले पृष्ठ से अपवर्तन के बाद
अपवर्तन के बाद प्रिज्म में पहले पृष्ठ से अपवर्तन के बाद प्रकाश के वास्तविक पथ 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 और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तित किरण अच्छा, अगर जगह है तो ब्रैकेट में निर्गत किरण भी लिख सकते हो। निर्गत किरण समझ में आ जाएगा क्या बताना। अपवर्तित किरण और ब्रैकेट में लिख दो निर्गत किरण के बीच के कोण को निर्गत किरण के बीच के कोण को निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं। हो गया। देखो अब ये एक वर्णी प्रकाश हो गया। एक वर्णी मतलब एक कलर का। ये लाइट यहाँ पे इन किया तो आप ठीक से देखिए, ये यहाँ से इधर टर्न कर गया। समझ में आया? मुड़ गया और मुड़ जाने के बाद फिर इधर मुड़ जाएगा, आधार की ओर मुड़ जाएगा। लेकिन आप ठीक से देखिए, वास्तविक पथ है ये न था। अब आपको इसमें एक चीज समझिए, पहले पृष्ठ से अपवर्तित हुआ तो ये आपका वास्तविक पथ मिला। लेकिन आपको याद रखना है कि अपवर्तित किरण ये वाला जो है इस पहले पृष्ठ के लिए है, लेकिन यही किरण आपतित किरण है। आपतित किरण है दूसरे पृष्ठ के लिए और इस सतह के लिए ये वाला अपवर्तित किरण है। तो इसलिए जब दो बार अपवर्तन हो तो लास्ट वाला जो किरण बाहर निकलता है उसी का नाम निर्गत किरण है। समझ में आया? तो ये कौन सा किरण हो गया? निर्गत किरण। तो आपको याद रखना है अपवर्तित या निर्गत किरण के बीच और वास्तविक पथ के बीच के कोण को ही। ऐसा नहीं है कि भाई अपवर्तित किरण हो गया तो ये वाला अपवर्तित किरण और ये वास्तविक पथ के बीच को विचलन कहेंगे। विचलन का मतलब हुआ रिजल्ट जब निकल जाए तो वो बीच में देखते हैं कि हाँ भाई कितना रिजल्ट, मतलब कि किरण बाहर निकल गया, यहाँ आउट हो गया। आउट हो जाने के बाद वो कितना अपना वास्तविक पथ से भटका, वही विचलन कोण है। तब आप देख सकते हैं ये इधर घुमा है तो इसको पीछे डॉट डॉट से मिलाइएगा तो आपका यहाँ एक एंगल बनेगा। हाँ, तो इसी को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। उसमें लिख लीजिएगा, इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। ये वाला सिंबल इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। हो गया। और यहाँ पे डेल्टा दे देना है। अब ये फिगर नीचे बना लीजिए। हो गया। फिगर बनाइए। ये ऐसे क्यों घूमा है इसका कारण अभी हम लोग जानेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए। हो गया। अब थोड़ा सा कारण समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि ये किरण यहाँ से आके ऐसे हो गया और ऐसे होकर के फिर मुड़ गया। इसको सीधे क्यों नहीं, मतलब ये क्यों सीधे नहीं गया, तो इसके पीछे कारण को समझो। तुमको मालूम है कि प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है। यस, ये मान लो कि ये प्रिज्म है तुम्हारा। अब इसमें कारण हम समझा रहे हैं, कारण को बढ़िया से समझना। प्रकाश का किरण ऐसे सतह पे आया तो अभी तो ये हवा में था, अब कांच में जा रहा है, सघन हो गया। अब हमको यहाँ अगर पता करना है कि किधर जाएगा किरण तो क्या जरूरत पड़ेगा? अभिलंब का मतलब बोलो, ये अभिलंब होगा? नहीं, ये अभिलंब कैसे होगा? अभिलंब का मतलब सतह पर 90 डिग्री का कोण। ऐसा सतह देख रहे हो तो 90 डिग्री का कोण ऐसे बनेगा। ऐसे देखो, अब 90 डिग्री बुझा रहा है तो अब 90 डिग्री का कोण ये किरण बना लिया।
सॉरी ये हमने लाइन जो खींचा वो बना लिया। तो अब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर भागेगा। तो देखो ये जा रहा था इस रास्ते, ये जा रहा था इस रास्ते, और ये तुम्हारा अभिलंब है। अगर इस रास्ता से उधर कर देंगे तो इसका मतलब अभिलंब से दूर भागना हुआ। इस रास्ता के इधर होगा तो इधर कौनो एगो लाइन खींच लो, जैसे ऐसे खींच लो, खींच लिया। तो देखो ये अभिलंब की ओर क्या हो गया, मुड़ गया। फिर अगर तुमको ये पता करना है कि अब ये किरण किधर जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऐसे अभिलंब खींचना होगा। अब ये तो जा रहा था इस साइड में, ये किरण तो इधर जा रहा था, लेकिन अब बताओ ये सघन से क्या कर रहा है, तो अभिलंब से दूर भागेगा कि मुड़ेगा, तो दूर। अभिलंब से दूर भागने का मतलब ये अभिलंब है तुम्हारा, है ना। अगर मैं इसको N1 मान लूं, ये पहला अभिलंब हो गया, N2 ये दूसरा, तो ये अभिलंब से क्या हो गया, दूर भाग गया। बोलो क्लियर हो गया। अब इसमें तुमको याद रखना है कि ये वाला जो अभिलंब है और ये जो किरण है आपतित किरण, इनके बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और इसे सूचित करते हैं I1 से। समझ में आया, क्योंकि यहाँ अपवर्तन कई बार हुआ है, 2 बार, तो इसलिए इसको हम लोग I1 से सूचित करेंगे। क्लियर हुआ, चूंकि यह विरल माध्यम में ही ऐसा हुआ है ना, I1 कोण विरल माध्यम में बन रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये आपतन कोण हो गया, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण, यानी इसको सूचित करेंगे किसी से, R1 से। बोलो क्लियर हुआ। चलो अब इधर आ जाओ, ध्यान से समझना। यहाँ प्रकाश की किरण भले ही ऐसे जा रही है, लेकिन विरल माध्यम में हम I1 लिए हैं, तो इधर भी विरल माध्यम में I2 लेंगे। समझ में आया, जैसे प्रकाश का किरण ऐसे इन किया तो ये अभिलंब हुआ, और ये आपतित किरण हुआ, तो यहाँ एगो कोण बनेगा ना, तो हम इसको R2 लिखेंगे, ठीक है। और इधर जो अभिलंब के साथ है कोण बन रहा है, ये अभिलंब है और ये प्रकाश की किरण है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, I2। बोलो समझ में आ गया। इस I2 को एक नया नाम दिया गया है फिजिक्स में, इमरजेंस। समझ में आया, इसीलिए I2 को और किस चीज से सूचित करते हैं, इसे इमरजेंस भी कहा जाता है इसको। तो अब आपको ध्यान रखना है, ये I2 या E कहीं पर लिखा हुआ हो सकता है। तो क्यों ऐसा हुआ, कारण समझ में आया, क्योंकि विरल से सघन और सघन से विरल में प्रकाश का अपवर्तन हुआ है 2 बार, इसीलिए प्रकाश हमेशा आधार की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, अब आपको समझना है वर्ण विक्षेपण, तो लिखिएगा वर्ण विक्षेपण लिखकर डैश, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण लिखिए, वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश की किरण को, श्वेत प्रकाश की किरण को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है, 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 प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो प्रकाश 7 रंग की किरणों में विभक्त हो जाती है, 7 रंग की किरणों में विभक्त हो जाती है, 7 रंग की किरणों में विभक्त हो जाती है, 7 रंग की किरणों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एवं जिस पर्दे पर इन रंगों को प्राप्त किया जाता है, एवं जिस पर्दे पर इन रंगों को प्राप्त किया जाता है, उसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। जिस पर्दे पर इन रंगों को प्राप्त किया जाता है, उसे
स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं, उसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। हो गया? चलो अब 10 क्लास में कौन चीज पढ़ा है बताओ। 3 गो फिगर बना रहे हैं, तीनों फिगर में तुम कौन सा फिगर अपने पढ़ा होगा, याद थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा। तीन गो प्रिज्म है, अब तुम कौन सा पढ़े हो बताओगे। ये लाइट सफेद रंग का मान के चलो है, तो ये सफेद रंग का है तो 7 रंग में बंट जाएगा, ठीक है। 3 4 5 6 7, ऐसे 7 किरण में बंट जाएगा। अच्छा, ये किरण आया 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हुआ। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, कौन वाला पढ़ा है सब? बीच वाला पढ़ा है सब। हाई दोनों। अच्छा, ये तीनों फिगर में एक एक कोनो सही है? बीच वाला सही है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कहाँ से शुरू हो जाता है? पहले सतह से ही शुरू हो जाता है। तो ये याद रखना है, ऐसा फिगर और ऐसा फिगर गलत होता है। बात बुझाया? लाइट हमेशा बेंड करना चाहिए और पहले सतह से ही वो बेंड कर जाएगा, ठीक है। तो इसी फिगर को हम लोग यहाँ पे अभी बढ़िया से बनाएंगे, समझो। अब देखो, लाइट यहाँ पर आया, आ जाने के बाद क्या होगा समझो। दो 3 4 5 6 7, 7 गो हुआ। और ये सातों के सातों किधर आने चाहिए? आधार की तरफ, आधार की तरफ। आधार की तरफ आया। और इसका कलर भी याद होगा तुम लोग को। नीचे कौन सा कलर रहेगा? है बैगनी, जामुनी, नी, हाँ, पी, ना, ला, ऐसा ही ना होता है। इंग्लिश में आपको VIBGYOR, विबजियोर होता है इंग्लिश में। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, और यहाँ पे जी, यहाँ पे जी है, ठीक है, ये जी है, GYOR। अब सुनो, इतना तो तुम पढ़ा ही है। अब इसमें समझो, तुमको विचलन कोण इसमें दिखाना है। तब विचलन कोण को दिखाने के लिए आपको मालूम है कि ये वास्तविक पथ था, ये वास्तविक पथ था। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल उठेगा। क्या उठेगा समझो। अगर मैं इधर वाला किरण को ऐसे मिला दूं, ये सबसे ऊपर वाला लाल, और ये सबसे नीचे वाला मिला दूं, तो मुझे ये बताइए आप लोग, इन दोनों को मिला दिया गया तो कौन सा कोण सबसे बड़ा हुआ? नीचे वाला। अच्छा, ये वाला जो कोण है इसको हम डेल्टा, और चूंकि कौन से कलर का है ये वाला, तो डेल्टा आर से डिनोट करेंगे, रेड, ठीक है। और ये बड़ा वाला जो एंगल है डेल्टा भी से दिखाएंगे, समझ में, यानी वायलेट। तो अब आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किसका विचलन कोण सबसे अधिक होता है?
अच्छा, हमेशा जबान पर लाल ही रहेगा। हाँ, वो जो तरंग दैर्घ्य है ना दिमाग में बैठ गया है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है लाल का, तो ऐसे सब कुछ लाले रहेगा आंसर में। देखो ठीक से, सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है? बैगनी मुड़ता है, तो इसीलिए विचलन कोण किसका सबसे अधिक है? बैगनी का। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका उठेगा। तो चलिए जल्दी से इस फिगर को बना लीजिए, और यहाँ पे विचलन कोण ए है, ये नीचे वाला आधार हो गया। लिखो लिखो वर्ण विक्षेपण कोण, वर्ण विक्षेपण कोण, वर्ण विक्षेपण कोण, या फिर केवल इसे वर्ण विक्षेपण भी कहा जाएगा। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण कोण या वर्ण विक्षेपण। लिखो बैगनी रंग, बैगनी रंग के किरण, बैगनी रंग के किरण के विचलन कोण, बैगनी रंग के किरण के विचलन कोण, बैगनी रंग के किरण के विचलन कोण, और लाल रंग के, लाल रंग के किरण के विचलन कोण, बैगनी रंग के किरण के विचलन कोण और लाल रंग के किरण के विचलन कोण, लाल रंग के किरण के विचलन कोण के अंतर को, के अंतर को वर्ण विक्षेपण कोण, के अंतर को वर्ण विक्षेपण कोण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कोण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसे थीटा से सूचित किया जाता है, जिसे थीटा से सूचित किया जाता है, जिसे थीटा से सूचित किया जाता है, जिसे थीटा से सूचित किया जाता है। जिसे थीटा से सूचित किया जाता है। हो गया? बताओ अंतर कैसे निकालते हैं? बड़ा से छोटा कि छोटा से बड़ा? तो थीटा बराबर वर्ण विक्षेपण के फॉर्मूला बोलो क्या होगा? डेल्टा भी और डेल्टा आर में बड़ कौन है? तो डेल्टा भी में से क्या घट जाएगा? ये किसका फॉर्मूला हो गया? वर्ण विक्षेपण का। इसको नीचे लिख लीजिए फॉर्मूला। अब लिखिएगा वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता। ये समझ में आ गया ना? इसमें समझना क्या है, अंतर तो है। वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता। लिखिए कुल वर्ण विक्षेपण, कुल वर्ण विक्षेपण, कुल का कुल, कुल वर्ण विक्षेपण और कुल विचलन कोण, कुल विचलन कोण, कुल विचलन कोण के अनुपात को, के अनुपात को, के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है, ओमेगा, ओमेगा से सूचित किया जाता है। बोलो अतः ओमेगा बराबर क्या होगा? कुल वर्ण विक्षेपण मतलब थीटा, कुल विचलन कोण अभी शुरू में पढ़ाए हैं यानी कि डेल्टा, ठीक है? तो ओमेगा बराबर थीटा बाई डेल्टा, या फिर थीटा का वैल्यू क्या होता है? डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर और बटा में डेल्टा। बोलो क्लियर हो गया? है का थी लिखना
घर बनावेला ईंटा बालू ई सब चाहिए नु सीमेंट, तो उहे सब है और ओकरा बाद घर बनेगा। मतलब एगो खूब 5 मार्क्स का सवाल जो परीक्षा में पूछा हुआ है उसको बनाने के लिए तुम्हें ये जानना जरूरी है। आगे बताएंगे, अगले कल बताएंगे। चलो हो गया, चलो बाद में उतार लेना, जल्दी उतारो जल्दी उतारो। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिद्ध कराने जा रहे हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया, चलिए क्वेश्चन लिखिए। लिखिए प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए, अपवर्तनांक के लिए सिद्ध करें कि म्यू बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 बाई साइन a/2। अथवा इसी प्रश्न को दूसरा तरीका से पूछ सकता है, पतले प्रिज्म में विचलन, पतले प्रिज्म में न्यूनतम विचलन पतले प्रिज्म में न्यूनतम दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, न्यूनतम विचलन के लिए सिद्ध करें कि डेल्टा बराबर a इंटू म्यू माइनस 1। यहाँ पे न्यूनतम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, म्यू है म्यू माइनस 1। देखो यही प्रश्न है, इसी को दूसरा तरीका से पूछ सकता है, तो इन दोनों में से कौनो आ गया, तरीका एक ही होगा बनाने का। अब कलम रख दो और थोड़ा देर के लिए एकदम ध्यान से सुनो, बढ़िया से समझना है कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। 5 मार्क्स का ये है। देखिए ध्यान से, हम लोग को साबित जो करना है उसमें ये देखना है कि न्यूनतम जब विचलन होता है, अब न्यूनतम विचलन का मतलब होता है कि जैसे कि ये प्रिज्म है और प्रिज्म से तुम किरण जो बाढ़ रहे हो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। एक लाइट का किरण तुम यहाँ से भेजे, एक सीधे भेजा, एक ऐसे ऊपर से भेजा, ठीक है। तुम तीनों केसेस में देखोगे कि इन तीनों में अपवर्तन जब होगा, इधर जब अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के दौरान ठीक से देखिए, अगर किरण ऐसे लंबवत आएगा तो लंबवत सतह के आएगा तो लंबवत में आप देखे होंगे क्या होता है, सीधे निकल जाता है, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा कीजिएगा तो हो सकता है कि अपवर्तन हो, और अपवर्तन तो दोनों केस में होगा। इसमें क्या होगा, प्रकाश की किरण मुड़ जाए, ऐसे कीजिएगा तो जो भी यहाँ से कोण बनता है, जो भी यहाँ कोण बनेगा उसमें तुमको एक लिमिट रहेगा। और मैं उस चीज को समझाना चाहूंगा कि ये जितना देख रहे हो कि इधर से किरण इस पर आकर के बाहर कोण बनाएगा, तो आपको I1 I2 अभी दिखाए हैं थोड़ा देर पहले। अब I1 और I2 को बात को समझिएगा, I1 और I2 में रिलेशन समझिए। अगर आप इधर ऐसे किरण खींचे तो आप यहाँ विलंब बनाइएगा ना, बताइए ये कोण क्या हो गया, I1, ठीक है, अच्छे से समझो।
अब तुम हमको ये बताओ कि इस किरण को अगर मैं ऐसे ऊपर करूं, I1 को ऊपर करूं, तो उसका असर इमरजेंस पर पड़ेगा, यानी कि इधर I2 पर पड़ेगा। या तो I1 घटेगा और नहीं तो I1 क्या होगा। तुम्हारे हिसाब से ये अगर मुझे ऐसे ऊपर किया जाए, मैं इसको ऊपर करूंगा तो ये वाला एंगल क्या होगा, नीचे की ओर आएगा तो बढ़ने लगेगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि अभिलंब से दूरे ना भागेगा, अभिलंब तो ऐसा ही होगा, ऐसे किरण आया और ऐसे आ गया। अब सोचो ये किरण मैं ऐसे ले जा रहा हूं तो ये थोड़ा नीचे जाएगा, और ऊपर ले जाएंगे तो और ये नीचे जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात कि जब इस चीज को हम पार कर जाएंगे तो फिर ये इधर आने लगेगा ऑटोमेटिक। समझ में आया। इसका एक लिमिट होगा। लिमिट ये होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा, बात को समझिए, कि अगर मैं इस एंगल को बढ़ा रहा हूं तो आपको ध्यान देना है कि ये वास्तविक पथ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं तुमको, ये वास्तविक पथ है। और इस वास्तविक पथ के बाद इस एंगल को, ये जो हम पीछे मिला रहे हैं, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। तुम्हें बस ये ध्यान देना है कि इस किरण को इधर उधर करने से डेल्टा के वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा। अब तुम ये बताओ कि ये किरण थोड़ा सा ऐसे नीचे डाउन होगा तो ऐसे हो जाएगा, डेल्टा का मान बढ़ेगा घटेगा, ऐसा होगा ना जी। हम थोड़ा सा एंगल का बात कर लेते हैं। इस वैल्यू को थोड़ा दिमाग लगाओ, इस वैल्यू को हमने 0 से 45 डिग्री किया, ठीक है, और 45 से फिर 46 47 ऐसे करते गए। 45 तक में मान के चलते हैं कि इधर वैल्यू जो डेल्टा का जो वैल्यू प्राप्त हो रहा है, 45 पर वैल्यू 30 प्राप्त हो रहा है। मान के चलते हैं 45 डिग्री के एंगल पर डेल्टा कितना प्राप्त हुआ, 30 प्राप्त हुआ। इसके बाद हम 46 जब किए तो ऑटोमेटिक डेल्टा का जो वैल्यू है वो 31 हो गया। समझ में आया। फिर अगर 47 किए तो 32 हो गया ऐसे। और वही हम 45 के इधर 44 कर रहे हैं तो भी 31 है। और वही आपका अगर मैं इधर कह रहा हूं 44 के अलावा 43 कर रहा हूं तो फिर 32 हो जा रहा है। अब आप देखिए गौर से, 45 के आगे जा रहे हैं चाहे पीछे, वैल्यू बढ़ ही रहा है, खाली आके कहाँ रुका हुआ है, 30 पर। तो 30 पर अगर आके रुका है तो 30 के नीचे तो नहीं जा रहा, चाहे हम इसको कितना हो घुमा लें, है ना। अगर हमारे पास ये टॉर्च है और इसको हम कितना हो घुमा लें, सबसे कम कोण विचलन कितना है, 30। 30 के नीचे आ ही नहीं रहा इस प्रिज्म में। तो हम ये कहेंगे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा और कम से कम, अगर हम ज्यादा से ज्यादा का बात छोड़ दे, खाली कम से कम का बात करें, तो कम से कम विचलन हम कितना करा सकते हैं, 30 का। तो इसी को डेल्टा एम बोला जाता है। और अब ये गौर किया गया कि ऐसा कब होता है जब 30 डिग्री का कोण बने, तो ये तब होता है जब इधर का कोण और इधर का कोण दोनों बराबर हो जाए। जब I1 का वैल्यू I2 के बराबर हो जाए, और I1 I2 के जब बराबर होता है तो ऑटोमेटिक R1 भी किसके बराबर होता है, R2। जब ऐसा होता है तभी जा करके हमें डेल्टा एम मतलब डेल्टा मिनिमम प्राप्त होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा ही, कंफर्म है एकदम। याद रखना कि प्रिज्म में न्यूनतम विचलन के लिए शर्त क्या है। तो याद रखना है कि I1 का मान I2 के बराबर, R1 का मान R2 के बराबर, या कहीं कहीं I बराबर E लिख देता है, मतलब इधर I जो है इंसिडेंट एंगल इमरजेंस एंगल के बराबर होता है, तभी ऐसा होता है। इसका कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ग्राफ पूछ देता है। ग्राफ पूछ देने का मतलब हुआ एगो पर I का वैल्यू ले लेगा, एगो पर E का वैल्यू ले लेगा। जैसे इस पर E ले लेगा और इस पर I ले लेगा। अब ध्यान से समझो, 45 डिग्री पर मान के चलो, 45 डिग्री पर तुम कितना प्राप्त किए थे, 30। ये विचलन कोण को दिखा रहा है, सॉरी यहाँ पे I हम लिख दे रहे हैं, सॉरी यहाँ पे I और E दोनों इसी पर ना वैल्यू है जी, इसी को हम घटा बढ़ा रहे हैं, ये डेल्टा का वैल्यू है। तो डेल्टा यानी कि 30 डिग्री। अब हाई एक्चुअल डेल्टा एम है, इस पर डेल्टा के सभी वैल्यू होंगे। अब ध्यान दीजिए, 45 से आगे बढ़ रहे हैं या पीछे बढ़ रहे हैं, केवल 45 पर ही कितना प्राप्त हो रहा है, 30। अगर 45 से आगे बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक 31 हो जा रहा है, और बढ़ रहे हैं तो 32 हो जा रहा है, और इधर कम भी कर रहे हैं तो ऐसे हो जा रहा है। तो ग्राफ कहीं ऐसा नजर आए, समझ लेना,
मतलब सीधा सीधा ग्राफ ऐसे बनाया हुआ रहेगा ऐसा। अगर ऐसा ग्राफ नजर आए तो समझ लेना ये वाला जो एंगल है यह इस जगह पर, इस जगह पर ये क्या बता रहा है, ये डेल्टा एम को बता रहा है, और ये लोकेशन आई बराबर ई को दिखा रहा है, या फिर आप समझ सकते हो I1 बराबर I2 को दिखा रहा है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको आता है। बोलिए क्लियर हो गया बात। अब हम आते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा ये सवाल सिद्ध होगा। जो आपको अभी सवाल हम लिखवाए हैं इसमें कि अपवर्तनांक का वैल्यू किसके बराबर, ठीक से देखो तो ये स्नेल का नियम है, साइन आई बटा साइन आर। देखो साइन में आई का वैल्यू है और ये आर का वैल्यू है, तो बस सिंपल मिनिमम अगर डेविएशन होगा, न्यूनतम विचलन होगा, तो उस दौरान हमारा आई का वैल्यू इतना होगा और आर का वैल्यू इतना होगा, यही तो निकालना है। तो बताओ हमारा मकसद क्या है, पहले आई का वैल्यू और आर का वैल्यू ये दोनों पता करना, और दोनों वैल्यू जब हम पता कर लेंगे तो स्नेल का नियम लगा देंगे, प्रूफ हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब हम निकालते हैं आई और आर का वैल्यू, कैसे निकालेंगे समझते हैं। ध्यान दीजिएगा एकदम बढ़िया से। ये देखो ये लाइट यहाँ पे आया, अभी बताए हैं कि यहाँ पर क्या खींचते हैं, अभिलंब खींच दिए, ये ऐसे बेंड हो गया, ये हमारा N1 हो गया, ठीक है। अच्छा यहां से फिर ये नीचे आधार की ओर आएगा, बात बिल्कुल मत करो, रुको बुलाते हैं। हाँ ये अभिलंब N2 हो गया। अब बताओ जरा ये वाला एंगल क्या होगा, R1, और ये वाला R2, और ये I1, और ये वाला I2 या E बोल सकते हो। चलो अब इसके बाद ध्यान से समझो, ये किरण का है वास्तविक पथ था, है पीछे की ओर डॉट डॉट मिला दिए, तो ये वाला कोण को हम लोग डेल्टा बोलेंगे। अब अगर इस कोण की बात करें तो ये प्रिज्म का कोण है, चलो इसका नाम ए दे दिए, ये वाले पॉइंट को बी नाम दे दे रहे हैं, और इस पॉइंट को सी नाम दे दे रहे हैं, इसको डी दे दे रहे हैं, और इसको ई दे दे रहे हैं। क्लियर हुआ। अब आपको आई और आर ये दो वैल्यू निकालना ही है, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए देखिए हम कैसे इसको साबित करेंगे, इसको निकालेंगे कैसे। सबसे पहले आप एक त्रिभुज ले लीजिए, ये वाला त्रिभुज BEC नजर आ रहा है, तो आप त्रिभुज BEC में आ जाइए। त्रिभुज BEC में तीन कोण नजर आ रहे होंगे, R1, E और R2। त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ के कितना होता है, तो हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस E बराबर 180, इक्वेशन नंबर 1। आई और आर के ही चक्कर में रहना है, बस ध्यान रखिएगा। अच्छा इसके बाद आप एक चीज देखिए, इसमें ये चतुर्भुज देख रहे हो, और या ये नहीं, पूरा बड़ा वाला चतुर्भुज देखो, ABEC देख रहे हो। हाँ तो चतुर्भुज कौन सा, ABEC में। अब इसमें देखो गौर से, एक एंगल A हो जाएगा, ये प्रिज्म का कोण आ गया इसमें, फिर ये वाला पूरा एंगल बताओ कितना है, अरे भाई पूरा एंगल इस सतह पर ही लंब ना है, तो लंब के साथ ये कोण जो पूरा बनेगा वो 90 ना होगा, तो 90 हो गया, प्लस एगो कोण क्या हो गया E, तो यहाँ पे हम E लिख ले रहे हैं, प्लस फिर से 90। बोलो चतुर्भुज में चारों कोण जोड़ के कितना, 360। तो बोलो हम A प्लस E बराबर 360 माइनस 180 कर देंगे, 90 90 180 डायरेक्ट लिख सकते हैं, घट जाएगा। देखो तो ये बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से R1 प्लस R2 प्लस E बराबर A प्लस E, बोलो क्या कट जाएगा, तो R1 प्लस R2 बराबर A। अब आपको मैंने कंडीशन बताया न्यूनतम विचलन के लिए, न्यूनतम विचलन,
और न्यूनतम विचलन को हम सिंबल डेल्टा मिनिमम से दिखाएंगे। एम फॉर मिनिमम होगा न्यूनतम विचलन के लिए। कंडीशन मैंने बताया कि ये कब होता है, जब R1 और R2 या I1 और I2 आपस में क्या हो, बराबर। R1 बराबर क्या होता है, R2। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि R1 और R2 को डायरेक्ट क्या मान ले रहे हैं, R। तो उस कंडीशन में R1 का भी मान R होगा, R2 का भी मान R होगा, बराबर A। तो बोलो 2R बराबर क्या हो जाएगा, तो इसलिए R बराबर, अब हल्का हल्का नजर आ रहा होगा आपको, जो अभी सवाल हम लोग पढ़ रहे थे कि साइन आई बटा साइन आर होता है, नीचे आर होता है और आर का वैल्यू ऑलरेडी a/2 आ चुका है, बस आई का मान इतना लाना है, फिर हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। कुछ भारी नहीं है, इसी को लोग कितना भारी बना देता है, बुझेबे नहीं करता है। लेकिन आप सिंपल लैंग्वेज में याद रखें, आई और आर निकालना है, आर निकाल लिए, अब हम आई निकाल लेंगे। उसमें भी यही कंडीशन, न्यूनतम विचलन के लिए I1 बराबर क्या कर देंगे, I2। चलिए अब आपका लास्ट प्रोसेस रह गया, उसके बाद ये सिद्ध हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग को आई को देखना है, तो आई कहाँ से लाएं ये देखिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला एंगल बता सकते हो कितना होगा, शीर्षाभिमुख कोण समझते हो, तो ठीक से देखो, ये रेखा और ये रेखा, तो ये पूरा कोण I1 के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। अगर पूरा कोण I के बराबर होगा, I1 के बराबर, तो ये तो I1 माइनस R1 हो जाएगा, और ये वाला ये हो जाएगा I2 माइनस R2। बोलो क्लियर हो गया। अब तुम्हें बहिष कोण नजर आ रहा होगा, डेल्टा, डेल्टा बाहर का कोण है और ये अंदर दोनों कोण है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा। तो अब हम यहाँ पे किस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में। बोलिए डेल्टा बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा बराबर I1 माइनस R1, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 होगा। अच्छा अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, I1 I2 को एक जगह कर लीजिए, I1 प्लस I2 माइनस R1, इसमें कॉमन ले ले माइनस, तो R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2। बोलो माइनस कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे किस चीज के लिए, न्यूनतम विचलन डेल्टा M के लिए। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों मौजूद है, समझ में आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि I1 बराबर I2 इक्वल टू I, और R1 बराबर R2 इक्वल टू R। अब डेल्टा, और डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा का वैल्यू डेल्टा M हो जाएगा, जहाँ डेल्टा है वहाँ डेल्टा M लिखाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसलिए डेल्टा M बराबर, बताओ I1 है, I1 I2 है, तो बोलो I लिखाएगा माइनस यहाँ R प्लस R लिखाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा अब बताइए, ये 2I हो गया माइनस ये 2R हो गया। अब अच्छे से समझिए, आप R का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसको समीकरण नंबर कितना मान लीजिए, 3 मान लीजिए। और अब लिखिए किस चीज से, समीकरण 3 से R का वैल्यू, क्योंकि हमको I चाहिए, इसमें R नहीं चाहिए, तो कितना वैल्यू था, R का वैल्यू क्या था, a/2, तो a/2, 2 क्या हो गया, कट गया। तो बोलो डेल्टा M में हमको I का वैल्यू चाहिए, तो a उधर भेजना होगा, तो डेल्टा M प्लस क्या हो जाएगा, प्लस a, और बराबर 2I। तो बोलो I बराबर डेल्टा M प्लस a बटा में 2। देखो ये था I का मान, अब हम क्या अप्लाई करेंगे, स्नेल के नियम से। अब स्नेल के नियम से अगर हम म्यू लिख लें, प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक कुछ मान लें, म्यू मान लें, तो म्यू बराबर साइन I बटा में साइन R, ठीक है। तो साइन और I का वैल्यू डेल्टा M प्लस a/2 बटा साइन
a/2 ये किसके बराबर, म्यू के बराबर। बोलो प्रूव्ड हो गया। पर एक चीज पर गौर किए हो, एक क्वेश्चन में और बात दिया हुआ है, पतले प्रिज्म में न्यूनतम विचलन या केवल विचलन रहे तो सिद्ध कीजिए कि डेल्टा बराबर a इंटू म्यू माइनस 1। बस अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 2-3 लाइन और बढ़ा दीजिएगा, ये हो जाएगा। मतलब हाँ, इसी में आपको मालूम है कि ये कोण जो होते हैं छोटे होते हैं, तो इसलिए आराम से हम साइन को हटा सकते हैं। बात समझ में आया। तो अगर हम इसको और आगे बढ़ा दें तो म्यू बराबर बोलो क्या लिख सकते हैं, साइन हटा दो तो क्या लिखोगे, डेल्टा एम के जगह पर खाली अगर डेल्टा कह रहा है तो डेल्टा लिखो, जैसे सवाल में डेल्टा मौजूद है, ठीक है। तो हम डेल्टा प्लस क्या लिखेंगे, a/2, नीचे a/2, 2 क्या हो गया, कट गया, तिरछा गुना कर दो, म्यू a हो जाएगा, डेल्टा प्लस a को उधर भेज दो, तो डेल्टा बराबर म्यू a माइनस a कॉमन ले लेगा तो a इंटू म्यू माइनस 1। बोलो साबित हो गया, प्रूफ खत्म। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही रहता है। पहले तो आप फिगर बढ़िया से बना लीजिए, फिर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नहीं लिखे हो, क्वेश्चन लिखवा दिए हैं, ये क्वेश्चन है।